नमस्कार, रिपब्लिक ईबीएक्स के स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आज महाभारत में कश्मीरी पंडितों की आवाज गूंजेगी। आज उनका दर्द, उनका गुस्सा, उनके जज्बात बोलेंगे। अनंतनाग में सरपंच अजय भारतीय की हत्या ने फिर वही जख्म हरे कर दिए जो 1990 के बाद से अभी तक नहीं भरे हैं। ये जख्म आज चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि क्या कसूर था पंडिता का, उन्हें किस गुनाह की सजा मिली। और इसीलिए आज महाभारत में कश्मीरी पंडितों की वो आवाज जो चिल्ला चिल्ला कर कहती है तुम एक पंडिता मारोगे, 1000 पंडित आएंगे। ये रिपोर्ट और फिर महाभारत। कायर पाकिस्तान का एक और पाप। जन्नत को जलाने की नापाक साजिश। सेना के वार से बौखलाया आतंकिस्तान। उस मां का है जिसने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया। ये उस पिता के आंसू हैं जिन्हें पता है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। परिवार सदमे में है, गांव में सन्नाटा पसरा है। धरती की जन्नत में एक बार फिर पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने खूनी खेल खेला है। मां भारती ने अपना बेटा खो दिया। अजय पंडिता, वो भारती जो सिर्फ अपने नाम में भारती नहीं बल्कि सीने में भारत को लेकर चलता था। वो अजय पंडिता जो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए काम कर रहे थे। आतंकियों ने कायराना हमला कर अजय पंडिता को हमसे छीन लिया। अनंतनाग में आतंकियों ने अजय पंडिता को उस समय गोली मारी जब वो अपने सेब के बगीचे में जा रहे थे। अजय पंडिता को कई बार धमकियां मिली थी, लेकिन भारत मां के बेटे ने अपनी मिट्टी छोड़ने से मना कर दिया था। मैं इसको कहता था हम यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जब खतरा लगता था, ये कहता था कि जो भारत के फौजी है यहाँ पर वो इस हमारे कश्मीर के लिए अपनी जानें देते हैं। चलो अगर होगा हम भी बलिदान देंगे अपनी मातृभूमि के लिए। सेना ने 2 दिन में 9 आतंकियों को मार गिरा है। आतंकी कमांडरों को सुरक्षा बल चुन चुन कर मार रहे हैं। कश्मीर में सेना के जबरदस्त एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी कायराना हरकतों पर उतर आया है। भारत को अपने सीने में लेकर जीने वाले अजय पंडिता की मौत से देश में जबरदस्त गुस्सा है। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। आतंकी भले ही इतिहास दोहराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भारत ना आतंक के आगे कभी झुका है न झुकेगा। अगर एक पंडिता मारोगे तो भारत मां के 1000 पंडिता आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, आतंकियों की मौत पर आंसू, पंडिता की मौत पर खामोशी। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि ना नायकू ना वानी, आतंक की अब खत्म होगी कहानी। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि सेना से हारे तो मासूमों को मारेंगे। और सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, नए कश्मीर की बयार से बौखला गया है आतंकिस्तान। मेरे साथ आज जो मेहमान है उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ फिल्म मेकर एक्टिविस्ट अशोक पंडित जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुशील पंडित साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अमित रैना जुड़ रहे हैं। मेरे साथ दिव्या राजदान जुड़ रही हैं। साथ ही कश्मीर से इफ्तिकार मिसगर, माजिद हैदरी और इफ्रा जान जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज अशोक पंडित भी भारतीय है, आज ललित अंबरदार भी भारतीय है, सुशील पंडित भी भारतीय है, अमित रैना भी भारतीय है। क्योंकि जो अपने नाम में नहीं दिल में भारतीय के लिए जज्बा लेकर चलता था, जो दिल में भारत को लेकर चलता था, आज उन्हीं की याद में, आज उन्हीं की याद में हम यहां महाभारत में कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाएंगे। मेरे साथ सबसे पहले अजय पंडिता जी के पिताजी जुड़ रहे हैं।
द्वारका नाथ पंडिता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगी। द्वारका नाथ जी के पास मैं जाऊं क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज एक भारतीय बोलेगा। अशोक जी, मुझे पता है कि आज बोलना आपके लिए मुश्किल है। आप तो अजय जी को अच्छी तरह से जानते थे, करीबी थे, लेकिन आज आपको बोलना होगा क्योंकि सिर्फ अजय पंडिता के लिए नहीं, आज आप पूरे भारत के लिए बोलेंगे। सुचरिता, बहुत ही अजीब सा माहौल है क्योंकि एक हत्या हमारे एक मित्रों के, हमारे एक कम्युनिटी के एक भारतीय की हुई है और अजय पंडिता की फैमिली ने जो खोया है उसको हम उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मैं कुछ चंद मुद्दे खड़े करना चाहूँगा और मेरे काफ़ी मित्र आपके शो में हैं, सुशील है, ललित है, अमित है, जो पिछले 30 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने बलबूते पे, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के। ये कश्मीरी पंडित की लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं, ये मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आज जब मैंने अजय की माता की या उसके पिता की चीख पुकार सड़क पे सुनी, या उसकी वाइफ की, जब वो चीख रहे थे, वो चिल्ला रहे थे सड़क पे और जोर जोर से अपनी आवाज़ उठा रहे थे, तो मुझे 1990 याद आया और 1990 के पहले की जो हत्याएं हुई है, सिलेक्टिव किलिंग्स, मेरे को वो दिन याद आए। मैं लेट 89 और 90s में वापस गया। इसका मतलब ये कि 1989 से 90 से लेके आज 2020 तक चीज़ें जो हैं वो उतनी बदली नहीं है कि आप उस बात का आपको बहुत ही गर्व हो कि भैया जिस दिन वो मारना चाहे किसी को वो मार सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मैं तारीफ करता हूं, हमारी सरकार की मैं तारीफ करता हूं। 370 हट गया, 35A हट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जिस दिन वो आपकी हत्या करना चाहते हैं वो हत्या करते हैं। मुझे लसकौल की याद आई, मुझे नीलकंठ गंजू की याद आई, मुझे प्रेमनाथ भट्ट की याद आई, मुझे सरला भट्ट की याद आई, मुझे सतीश टिक्कू की याद आई, मुझे वो नीलकंठ गंजू की याद आई। मुझे वो सारी हत्याएं, उनकी लाशें जो पेड़ पे लटकाई गई थी, सड़क पे भून दिया गया था, ठीक उसी तरीके से आज अजय पंडिता को उसके घर के सामने भून दिया गया, मार दिया गया उनके घर वालों के सामने, और फिर उसके परिवार का पलायन फिर जम्मू में हुआ। सुचिता जी, ये इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हम कंडेम करेंगे, सब सारे गवर्नमेंट्स कंडेम करेंगे, लोग कंडेम करेंगे कि हम इसके खिलाफ हैं, इंक्वायरीज बैठेंगी, सब बैठेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कश्मीरी हिंदुओं की हजारों की तादाद में अशोक जी, लेकिन सबसे बड़ी बात, अजय पंडिता उस डर के आगे झुके नहीं। अजय पंडिता जिन्होंने ये एक सौगंध खाई कि वो कश्मीरी पंडितों को वापस घर लाएंगे और इसी मकसद में वो लगे हुए थे। अजय पंडिता के पिताजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं किसी भी मेहमान के पास जाऊं उससे पहले द्वारका नाथ पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। द्वारका नाथ जी, सबसे पहले मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल समय है आपके लिए, परिवार के लिए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आपने अपना बेटा खोया है, मां भारती ने अपना एक बेटा खोया है, और आज भारत ने एक ऐसा भारतीय खोया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। द्वारकानाथ जी, आपके लिए। हाँ जी, उसने आज मुझे बताइए एक बात, जो अपना बेटा खोता है, मुझे ये एक बात पर गर्व है। जब वो कश्मीर गया, जब हम कश्मीर में रहते थे, वहाँ पर हालात ख़राब थे। वी वर फ्रॉम 1996 वी वर गोइंग टू देयर। हम जाते थे वहाँ, मगर जाते थे 2-2, 3-3, 4-4 महीने। फिर 2008 से हम परमानेंटली फॉर 9 मंथ्स वहाँ पर रहते थे। मैं वो जब हालात ख़राब हो जाते थे, मैं उनको कहता था कि हालात ख़राब हो गए हैं, चलो हम वापस चले जाएंगे, जम्मू बैठेंगे। मगर मुझे एक बात पर फ़ख्र है, वो कहते थे कि जब जो हमारा कश्मीर है, हिंदुस्तान के वीर सपूत वहाँ पर अपने बलिदान देते हैं कश्मीर के हालात ठीक करने के लिए।
ये भी अच्छा होगा अगर मैं भी अपने इस देश को, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे दूँ, वो कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे आज लगता है कि वो जो उसने कहा था वैसा हो ही गया, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई गलत नहीं किया था। ही वॉज ए सेक्युलर पर्सन। वो वहाँ के लोग भी उसे पसंद करते थे। और लेकिन मिल्टन टू ने उसको कल उसका जवाब दे दिया और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। द्वारकानाथ जी, आज कितनी आवाजें आपके बेटे के लिए उठ रही हैं, आज इतनी आवाजें आपके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उठ रही हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, आप इस मामले में किसको जिम्मेदार मानते हैं? और मैं ये भी चाहती हूं कि आप आज उन आतंक परस्त आवाजों के बारे में बोले जो अभी भी वादी में उठती हैं। मुझे बताइए, जो हमारा देश है, वह हमारे देश में, हमारे कश्मीर में जब देखेंगे, इसने इलेक्शन लड़ा था, सरपंच का इलेक्शन, वहाँ के मुसलमानों ने उनको वोट देकर इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गया, इसको वोट पड़े, वोटों से वहाँ के मुसलमानों ने इसको कामयाब कर दिया। लेकिन अगर जो वहाँ के हमारे गांव वाले थे, उन्होंने उसको कामयाब कर दिया। लेकिन जब आतंकवादी आ गए, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी है, उनको इसका वहाँ पर चलना, वहाँ पर नेशनलिज्म को खड़ा करना, वहाँ पर पंडितों का असर डालना उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनको कल गोलियों का शिकार बना दिया। द्वारकानाथ जी, आप जिस संयम से आज बोल रहे हैं, अपने बेटे को खोने के बाद भी उसमें वो संकल्प नजर आता है जिस संकल्प के साथ आपके बेटे भी काम कर रहे थे, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का संकल्प। ललित अंबरदार जी, अगर मैं आपके पास आऊं, क्योंकि द्वारकानाथ जी हमारे साथ हैं, आज उनके इस संयम में वो संकल्प की गूंज मुझे सुनाई दे रही है। सरिता, मैं आपको बताना चाहता हूं, 70 साल से, यानी 30 साल पहले 1947 से लेकर 1990 तक अगर कश्मीर के अंदर भारत का झंडा लहरा रहा था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे कश्मीरी हिंदू डटे हुए थे। इसके बावजूद कि उनके साथ वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी, परसिक्यूशन होता था, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, हमारे अस्तित्व को टारगेट किया जाता था, इंडियन डॉग्स बोला जाता था, लेकिन फिर भी हम एक चलता फिरता तिरंगा थे पूरी वादी के अंदर, छाती पे लेके भारतीयता लेके घूमते थे। इसीलिए 1990 में जब आवाज निकली, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, कैसे पाकिस्तान बटवरोस्त बटनवसान, हमको पाकिस्तान चाहिए कश्मीरी हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बगैर। उस वक्त जब उन्होंने हमारी अस्मिता, हमारी डिग्निटी, हमारी औरतों, हमारे मर्दों, हमारे बुजुर्गों पे, हमारे बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया, रेप करना शुरू कर दिया, तब हम बाध्य हुए हम निकलने के लिए। जिनोसाइड की प्रक्रिया नहीं शुरू होती तो आप भी हम डटे होते हो पे कश्मीर के अंदर, भारत का तिरंगा छाती पे लेके घूम रहे होते। तो अगर आज ये कहना चाहता हूं, जो अजय पंडिता भारती ने का जो शहादत दी है आज, ये एक मामूली शहादत नहीं है। मैं जानता हूं वहां पे सारे यहाँ पे अपॉलॉजी से भी बोलेंगे कि वहां पे आज तक मुसलमान मंचू को भी मारा गया। एक मिनट में मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। क्योंकि नंबर एक, सबसे पहले नंबर एक, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर भारतीयता के प्रतीक हैं, और दूसरा जो सबसे अहम है, क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि वो काफिर हैं, इसलिए उनको सिलेक्टिवली टारगेट किया जाएगा। वो सॉफ्ट टारगेट है। और मैं आपके द्वारा देश को अपील करना चाहता हूं, महाभारत में जब कश्मीरी पंडितों की आवाज गूंज रही है, तो उन कातिलों को जहन्नुम पहुंचाने की भी आवाज उठ रही है जो हमले करते हैं, जो इस तरह के कायराना हमले करते हैं। और इसीलिए मैं सीधे पूछ रही हूं माजिद हैदरी आपसे कि जिन कातिलों ने हमला किया, ये कायराना हमला किया, उन्हें जहन्नुम भेजा जाए, उनके साथ वही हश्र हो। और आज माजिद हैदरी भी आवाज मिलाकर वही बात बोलेंगे।
देखें सुचारिता साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है, कातिलाना हमला है, एक डास्टर्डली एक्ट है और जिन्होंने भी किया उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आगे बात करने से पहले मैं द्वारकानाथ जी की फैमिली के साथ अपना इजहार ताज़ियत करता हूं। जो हमारा कश्मीरी कल्चर है, द्वारकानाथ जी आपके बेटे को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, जो मेरा जो ये पंडित भाई मारा गया, जो कांग्रेस का नेता जो भाजपा के सप्ताह में मारा गया, इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मातम मनाया जा रहा है। लद्दाख भाजपा की सप्ताह में खा गया चाइना। यहां पर आज हमारे पंडित भाई भी कश्मीर में सेफ नहीं है। मैं नहीं समझता मैं कैसे सेफ होगा जब मेरा पंडित भाई जो भारत के संविधान के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ, जब वो भाजपा की सरकार में मरा, तो मैं सेफ कैसे हो सकता? मैं सेफ नहीं हो सकता इस सरकार में। इस सरकार में कोई सेफ नहीं। और आपकी मुझे एक बात बुरी लगी कि आपने शुरू में कहा कि सिर्फ हिंदू पैनलिस्ट आपकी भारत की आवाज है। सुनिए मेरी बात। आपने बहुत गलत बात की। देखिए सुचारिता साहिबा बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आपने आज एक बहुत गलत बात की। शुरू में आपने कहा कि सिर्फ हिंदू पैनलिस्ट भारत की आवाज हैं। क्या हम मुसलमान होने से भारत की आवाज नहीं रहते? क्या हम कश्मीरी मुसलमान होने से भारत की आवाज नहीं रहते? बात मैंने की और कश्मीरी पंडितों की आवाज गूंजेगी, वो मैं फिर कहूंगी। कश्मीरी पंडितों की आवाज आज महाभारत में गूंजेगी, मैं फिर कहूंगी। और मैंने कुछ गलत नहीं कहा, भाई की बात कर रहा हूं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बात कर रहा हूं और पूछता हूं कि सरकार क्यों नहीं उसकी जान बचा पाई? मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। सरकार से कि उसकी जान क्यों नहीं बचाई गई? दर्द छलका है। आज कश्मीरी पंडित बोलेंगे और आप सुनेंगे। मैं सीधे कह रही हूँ। सुशील पंडित, सुशील जी के पास में जा रही हूँ। सुशील जी के पास में जा रही हूँ। सुनिए सुशील जी, सुन लीजिए। नहीं, आज कश्मीरी पंडित बोलेंगे और मैं खुलकर कह रही हूँ, उनकी आवाज यहाँ महाभारत में गूंजेगी। सुशील जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आतंक की कहानी खत्म हो रही है। एक एक करके सफाया होगा और उसकी वजह है ये कि जब आपका बस नहीं चलता तो आप मासूमों को टारगेट करेंगे, आप उन लोगों को टारगेट करेंगे जो आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अजय पंडिता जैसे लोग। सुचरिता जी, ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये मेरे राज्य का, मेरी मातृभूमि का दुर्भाग्य है कि हम अपने बेटे इस भरी जवानी में खोते हैं। काम करने वाले, मेहनत करने वाले, देश को प्यार करने वाले हिम्मती लोग जी इस तरह जाया होते हैं। और फिर उन पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लफंगों को बुलाते हैं यहां पर ताजियत के लिए, जिनके पास संवेदना है ही नहीं, जिनके पास तमीज नहीं है। संवेदना की तो बात छोड़ दीजिए, जो ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, जिनके पास मुंह में एक अल्फाज है और दिमाग में और दिल में इतनी घृणा है हिंदुओं के प्रति, कश्मीरी हिंदुओं के प्रति और इस देश के प्रति, जो राजनीति से उबर नहीं पाते हैं, मानवता छू नहीं गई है उनको। आप तमाशा करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाते हैं। ये टोपी लगाकर आते हैं, लेकिन इनकी टोपी के नीचे एक रत्ती भर का दिमाग नहीं है। ये हालत है ऐसे लोगों की। और फिर आप इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये देश के लिए या एक शोक संतप्त परिवार के लिए या इस पूरे समुदाय के लिए कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। याद रखना ना, उनकी आइडियोलॉजी। एक पिता के लिए पुत्र शोक क्या होता है, ये कोई नहीं जान सकता। पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं है दुनिया में। एक पिता के सामने मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन इस समुदाय ने ऐसे कितने पिता देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। जो जीते जी कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता था, उसका अंतिम संस्कार आज जम्मू में हो रहा है। आप विडंबना जानती हैं इसकी? यह हालत है। हम सोचते हैं कि राजनीति में कुछ युक्तियां करके, कुछ पैंतरे बदल करके हम बदलाव ला देंगे। मैं बार बार कह रही हूं, आज भी द्वारकानाथ जी कितनी संयम और के साथ बोल रहे हैं। ये हिम्मत है और ये हिम्मत एक पिता से ही एक बेटे को मिली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज द्वारकानाथ जी जब रिपब्लिक भारत पर बैठे हैं तो आप सोचिए, एक बेटे को खोने के बाद वो कितनी हिम्मत के साथ आज भी बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूं। 24 घंटे नहीं हुए हैं किस आदमी ने अपने बेटे को खोया। सुचरिता, तुम्हारे आपके सामने कैमरे के सामने बैठ के यह देश की बातें कर रहा है।
ये पंडित है, ये कश्मीरी पंडित की कम्युनिटी है, और ये बोल रहा है कि मेरे बेटे ने अपने देश को देश के लिए बलि चढ़ाई है। ये इतना गर्वित महसूस कर रहा है, मुझे बताइए। और ऐसे लोगों को दंडित किया जाता है, ऐसे लोगों को मारा जाता है, ऐसे लोग अपने बेटे खोते हैं। अमित रैना जी, कौन बाप एक 10 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर कैमरे के सामने बैठकर अपने देश की बात करेगा? यह कश्मीरी हिंदुओं की कम्युनिटी है, और इसी हिंदू कम्युनिटी को आपने सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। बेचकर हमारे आंसू बेचते हैं आप, बार बार हमारी बातें करते हैं। और 90 के बाद 2020 है, और 2020 में भी उसी तरह से अगर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई है तो लानत है हमारे सेक्युलरिज्म पे। मैं अशोक जी एक बार द्वारकानाथ जी के पास जाना चाहती हूँ। मैं आज चाहती हूँ कि एक पिता बोलें, एक पिता बोलें। द्वारकानाथ जी, इस वक्त जो भी है महाभारत में जुड़े हुए, वो सब आपको सुनना चाहते हैं सर, वो सब आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस तरह की हिम्मत दिखाकर आज हमसे बात कर रहे हैं, ये वही हिम्मत है जो अजय जी को आपसे विरासत में मिली, कि आज भी वो आज किस तरह से काम कर रहे थे कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए। आपने कभी उनसे कहा, आपको कभी कुछ लगा कि इसमें खतरा है? आपको कभी लगा? क्योंकि मुझे आपकी आवाज से बिल्कुल नहीं लग रहा कि अजय पंडिता कभी भी डरे होंगे। हमें आज हो गए 24 ईयर्स हमें हो गए कश्मीर में, लेकिन इस वक्त तक कुछ भी हुआ हमारे पास वो बेकार था, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। मैं एक रिटायर्ड मास्टर हूँ, लेकिन हमारे पास कम से कम 850 पेड़ सेबों के काटे गए। मेरे बाग थे, मेरे पास 200 से ज़्यादा बादाम के पेड़ काटे गए, 200 से ज़्यादा बगोगोशा के पेड़ काटे गए, अखरोटों के 100 से ज़्यादा पेड़ काटे गए। लेकिन जब मैंने अपने बाग को देखा कि वो कटा हुआ है, लोग आ गए, मुझे कहा इसको बेचो, लेकिन मैंने कभी नहीं बेचा, न मेरे बेटे ने मुझे इजाज़त दे दी। उसने लोन निकाला, उसने कर्जा किया, लेकिन उस बाग को हमने फिर बनाया, और वहाँ पर हम गवर्नमेंट के पास गए, मगर उन्होंने कहा देयर इज़ नो एनी पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। हमने लोन निकाला, हमने फिर उस आर्चर्ड को खड़ा किया। मेरे पास वहाँ पर इस वक्त गायें भी है, मेरे पास इस वक्त मकान भी है जो मेरे बेटे ने वहाँ पर बनाया है। तो लेकिन ये पता नहीं था कि ये आंधी चलेगी, ये तूफान आएगा। सुना जी, तो फिर भी इस वक्त तक हम कभी नहीं डरे, मगर हमें मालूम ही नहीं था कि हमें अचानक ऐसा हो जाएगा, अचानक ये तूफान आएगा। सुना जी, मेरा बेटा कभी नहीं हिम्मत हारा है, मैं हार रहा हूँ। ये भी सच है कि मुझे वहाँ से ये भी हो सकता है कि मैंने वहाँ पर अपने आर्चार्ड को खड़ा किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी खड़ा की। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इसको शहीद किया, उनको पता होगा कि ये भाग जाएगा। सर, आपकी इस हिम्मत को नमन है सर। फिर वापस जाऊंगा, फिर मैं अपने बागों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बागों को फिर मैं सेचूंगा, फिर मैं खड़ा करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। मगर एक ही बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास आज में गवर्नमेंट की तरफ से मुझे किसी किस्म का कोई अफसर मेरे पास नहीं आया, कोई भी किसी किस्म का हेल्प, किसी की वो होती है हमदर्दी की बात गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं हुई। आपकी इस हिम्मत को नमन है, इस हिम्मत को सलाम है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, अमित रैना यहाँ बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। अमित जी, यार नहीं आ रहा। अमित जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है अमित रैना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ललित जी, ये जिस तरह से द्वारकानाथ जी आवाज उठा रहे हैं, इस आवाज को उठाए रखना, इस लॉ को जलाए रखना आसान काम नहीं था, लेकिन अजय पंडिता कर रहे थे। और इसीलिए मैं आज बार बार कह रही हूं कि एक भारतीय थे। भारतीय सिर्फ नाम में नहीं लगाया था, जो दिल में भारत को लेकर चलेगा वही भारतीय।
मैं यह बताना चाहता हूं, द्वारका नाथ जी सामने उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसे सुशील जी ने अभी बोला, पितृ शोक के बढ़कर कोई शौक नहीं हो सकता। इसके बावजूद ये अभी आपके सामने टेलीविजन पे हैं, ये कल से कैमरा के सामने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बड़े बहादुरी के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और मैं इनका नमन करता हूं। लेकिन साथ में इनको ये भी एहसास दिलाना चाहता हूं, देखिए आपके विचार बहुत है। जब वो जो कश्मीर के जो पृथकवादी जब मरते हैं ना, पीछे एक जब मरा था तो उसके बाप के पास जब दिल्ली की पत्रकार गई थी पूछने के लिए कि उसका बेटा मारा जाएगा जिहाद में, तो उसने बोला था कि मुझे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि उसने अपना बेटा अल्लाह के नाम कर दिया है। और जब वो मारा गया तो तब फिर वो पत्रकार दिल्ली की उसी हेडमास्टर बाप के पास गई, पूछा कि तुमको अफसोस नहीं है? बोले मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने उसको अल्लाह के नाम कर दिया। यहां देखे एक बाप, उसने अपने बेटे की शहादत देश के नाम कर दी, भारत के नाम कर दी। यह है जज्बा कश्मीरी हिंदुओं का। इसीलिए बार बार बता रहा हूं मैं, कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ इसी वजह से हुआ। और मैं द्वारका नाथ जी को यह भी बताना, नहीं एक मिनट सुनिए, लेट मी कंप्लीट इट प्लीज। बार बार बताना चाहता हूं इस बात के लिए, इस कत्ल के अंदर एक मैसेज है। मैं भारत सरकार को इसका संज्ञान लेने की मैं उनकी विनती करता हूं, करें। इस कत्ल एक मामूली कत्ल नहीं है, एक कत्ल के अंदर एक मैसेज है। नंबर एक, हिंदुस्तान की सेकुलर डेमोक्रेसी का कश्मीरी इस्लामिस्ट फैशिस्ट कश्मीर के अंदर कोई जगह नहीं। और दूसरा, कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीर नहीं है, ये मैसेज है। और इसको लड़ने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो बार बार हम केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ उसको औपचारिक। मैं अमित रैना के पास एक बार जाऊंगी सर, और ट्राइबल अमित जी के पास मैं जा रही हूं। अमित जी की आंखों में आंसू थे और मैं समझ सकती हूं कि इस वक्त उनके लिए भी बोलना मुश्किल हो रहा है। अमित जी, और कश्मीर के अंदर जो लड़के लड़कियां, सुचरिता जी, मैं पहले तो द्वारका नाथ जी को कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बेटा खोया है, मगर मैं भी उनका बेटा और हम सब उनके बेटे हैं, और हम सब अजय के पंथ पर ही चलेंगे, उसी पथ पर चलेंगे और अपनी जान अपनी कश्मीर के लिए गंवाएंगे, इस भारत के लिए गंवाएंगे। हमें कोई हिचक नहीं होगी। और आपके माध्यम से मैं हर आतंकवादी, हर जिहादी को कहना चाहता हूं, कश्मीर में हम वापस आएंगे, हम अपने घर में आएंगे, अपने ज़मीन में आएंगे। आपसे जो बनता है बन कर लीजिए, मगर आप हमें रोक नहीं सकते। आज जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक अजय पंडिता मारोगे, बहुत अजय पंडिता आएंगे। आज मैं भी अजय पंडिता हूं, मैं भी अपने घर वापस आऊंगा। जहां तक बात है कश्मीरी हिंदुओं के मारे जाने की, ये आज की कड़ी नहीं है। जब जब सरकार ने बात करी कि कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, या कश्मीरी पंडितों ने खुद प्रयास किया है वापस जाने का, तब तब उनका नरसंहार हुआ है। वंधामा, नाडीमर्ग, संग्रामपुरा, 2016 में, हाल में पुलवामा में, मटन में ऐसे भीषण अटैक हुए पंडितों के कैंप पे। अगर सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नहीं होते तो शायद और कितने सैकड़ों हिंदू मारे जाते, पता नहीं। तो ये प्रयास इनका हमेशा रहा है कि अगर कश्मीरी हिंदू वापस बनाने की निश्चय करे, प्लान करे, तो उसे कैसे रोका जाए, इसीलिए तो सेना से दिक्कत है मारे जाने से, इसीलिए सेना से दिक्कत है। लेकिन मेरा सवाल तो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल इसीलिए मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। नहीं, और इनका यह प्रयास भी है कि आप जब कश्मीरी पंडितों की बात करें, जब हिंदुओं की बात करें, जब सेना की शहादत की बात करें, तो उसे डाइवर्ट कैसे करें? तो चाइना ले आएंगे, बिल्कुल कुछ और हिस्सा यही तो कर रहे थे 47 ले आएंगे। ये इनके आंखों में शर्म नहीं है कि एक कश्मीरी मारा गया, एक भारतीय मारा गया है। यही कर रहे थे वो। मैं दिव्या को लूंगी, दिव्या राजदान को लीजिए। दिव्या और इफ्रा को मैं ले रही हूं। इफ्रा, मैं आपसे सीधा पूछती हूं, आतंकी बुरहान वानी और नाइकू जैसे आतंकी तो बड़े बच्चे नजर आते हैं आपको, उनके लिए बड़े आंसू हैं, और अजय पंडिता की मौत पर खामोशी है। आतंकियों के लिए आंसू बहाने वाले लोग आज खामोश हैं अजय पंडिता की मौत पर। इफ्रा की आवाज नहीं आ रही है, इफ्रा की आवाज नहीं आ रही है। दिव्या को लेंगे हम, और हम इफ्तिकार मिस्कर को लेंगे। इफ्तिकार मिस्कर को लीजिए। इफ्तिकार जी, कितना दर्द है, कितने आंसू हैं आज अजय पंडिता की हत्या पर? इफ्तिकार मिस्कर को लीजिए। कितने आंसू हैं सर, कितना दर्द है? जब भी यहाँ पे सुनिए ना, बात सुनिए ना मैडम, जब भी यहाँ पे कत्ल हुए हैं तो कत्ल पे हर एक के आंसू होते हैं। अब देख लीजिए, अभी निर्दोषों की मैं बात करता हूं। कुलगाम में इससे पहले 2 निर्दोष लड़कों को मिलिटेंटों ने मार दिया। सर मिलिटेंट तो नहीं है, पहले टेररिस्ट बोलिए उन्हें।
टेररिस्ट बोलिए, जो बंदूक उठाते हैं, पिस्तौल चलाते हैं, वो टेररिस्ट है सर, मिलिटेंट नहीं है। देखिए, उस पे आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया। सर, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो बंदूक उठा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो मिलिटेंट नहीं है, दे आर टेररिस्ट। इनकी दुकानें चल रही हैं, और उनका हश्र एक ही होगा, इनकी दुकानें चल रही हैं, इनका जहन्नुम जाएंगे। ये जो आप बोलिए, अपना बेटा यही हश्र होगा उनका जिन्होंने अजय पंडिता को मारा। क्या ये आज उसके घर गए? नहीं, ये मुझे बताइए, कर रहे हैं, मुझे बताइए, कर रहे हैं। और अजय पंडिता, मुसलमानों को अजय जी को जिन्होंने मारा, उनका हश्र क्या हो? इनका गोल, उनका हश्र क्या हो? चाहे वो सुशील पंडित हो, चाहे वो आपका पहले तो मिलिटेंट बोलना बंद करिए, आतंकी, टेररिस्ट, आतंकी बोलिए। मुसलमानों को बदनाम करना आतंकी है वो, नहीं, इनका तुम चला रहे हो वहां पर। आतंकी बोलना, आप पहले आतंकी बोलना सीख जाइए इफ्तिकार मिस्कर। इनका बात करने का हक है, इन्होंने क्या हश्र हो उनका? लेकिन आप मुझे बताएं, ये गवर्नमेंट की ओर सर, क्या हश्र हो उनका जिन्होंने अजय पंडिता जी की हत्या की? मुझे आपसे जानना है। आज बोलिए आप, महाभारत में क्या हश्र होना चाहिए उनका? गार्ड नहीं दे दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? आज आप खुलकर बोलिए, आज आप खुलकर बोलिए, क्या हश्र हो उन कातिलों का? बाज आइए आप, बाज आइए आप। बाज हम आए, बाज हम आए, आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, बाज हम आए। मुसलमानों के खिलाफ, इफ्तिकार मिस्कर, मुसलमानों के खिलाफ सर नो, आप मुझे सर प्लीज, भारत माता के आप ये यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा मत लेकर आइए। एक पुलिस वाला क्यों नहीं दिया? ये प्रोपेगेंडा मत चलाइए यहाँ। आई एम वार्निंग यू इफ्तिकार मिस्कर, ये जिस तरह से अजय पंडिता की हत्या हुई, जिन्होंने मारा उनका हश्र भी वही हो। है, तुमने अपना कौन खोया है? क्या तुमने भाई खोया है? अशोक पंडित, क्या तुम्हारा कोई घर का मरा है? एक सेकंड इफ्तिकार मिस्टर, इफ्तिकार मिस्टर, एक मिनट इफ्तिकार मिस्टर, वो हम सबके घर का, हम सबके घर के सदस्य, ये आतंकवादियों के रोटी पे पलने वाले इफ्तिकार मिस्टर, वो हम सबके घर के सदस्य हैं। कोई नहीं मरा। आपके घर के सदस्य आपको नहीं लगते होंगे, लेकिन मेरे घर के हैं, अशोक पंडित के हैं, दिव्या राजदान के घर के सदस्य हैं। आपकी दुकानें चल रही है, मकसद एक कश्मीरियों को उसी कचेरे में खड़ा करना, जिसमें आप इफ्तिकार मिस्टर, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगी, सीधा सवाल पूछूंगी। आप भारतीय हैं, भारतीय है, स्टेट में ये तमगा है, भारतीय होना एक तमगा है, मैं इसे दिल में लेकर चलती हूँ। आप चलते हैं सिक्योरिटी, अरे इसकी सिक्योरिटी के लिए बोलो ना आप, एक अल्फाज तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलो। इसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इसने अप्लाई किया था सिक्योरिटी के लिए, इसने थर्ड परसेप्शन अपना इजहार भी किया था, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इफ्तिकार मिस्टर, पार्टी ना हिंदू का ना मुसलमान, एक सेकंड अशोक जी, मैं इफ्तिकार मिस्टर को ले रही हूँ। इफ्तिकार मिस्टर, आप में बड़ी हिम्मत है अभी बोलने की, तो फिर बोलिए, जब 1990 में कश्मीरी पंडित निकाले गए थे घाटी से, कौन जिम्मेदार है? मुझे आपको कौन जिम्मेदार है? आज लीजिए, आप मेरे से सर्टिफिकेट मांग रहे हो, नेताओं के नाम लीजिए। आपने किसी कश्मीरी पे डिबेट किया? इफ्तिकार मिस्टर, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आपकी हिम्मत है लेने की नाम? मारे जा रहे हैं इफ्तिकार मिस्टर, नहीं आप बोलिए, कौन था 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला गया? कौन था जिम्मेदार? बोलिए ना सर, बोलिए। हिम्मत नहीं होगी सर, हिम्मत नहीं होगी आपकी बोलने की। यहाँ बैठकर राजनीति करते हैं। अरे नंबरदार, तुम कौन सी सियासत सीखने आए हो यहाँ पे? भिखारी हो, भिखारी। अरे आतंकवादियों के रोटियों पे पलने वाले भिखारी हो। दुकानें चल रही आपको दान देना पड़ता है। इफ्तिकार मिस्टर, आपकी खुशनसीबी है सर कि आप भारत में जन्मे हैं। आपकी खुशनसीबी है कि आप भारत में जन्मे हैं। मैं आपसे यही कहूंगी, यू आर फॉर्चुनेट कि आप भारत के बच्चे हैं, भारत के बेटे हैं, और भारत का बेटा होना गर्व की बात है। ये हमारी खुशमती, ये आप गर्व की बात है। और इसीलिए आप जिस तरह की बातें यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं ना, हिम्मत है तो बोलिए ना, 1990 में किसके राज में निकाले गए कश्मीरी पंडित?
किसके उनकी राज दुकान में? चलती है। ये ललित अंबरदार के गर्व की बात नहीं है, वो अपनी दुकान चला रहा है। अच्छा। अरे पूछ लो इस पंडित सर से, शर्म कितने कीजिए सर, कश्मीरी सर शर्म कीजिए। इफ्तिखार मिसगर, मैं इस तरह की बातों को नहीं लूंगी महाभारत में। ललित अंबरदार पिछले इतने सालों से कश्मीरी पंडितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बताएंगे उन्हें? मैं बता रहा हूँ, ललित जी आप जवाब दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, वरना मैं इन्हें नहीं लूंगी महाभारत में। इस तरह की बातें आप करने मैं आते हैं इसको यहाँ कहता पर। हूं मिसगर सुनिए, मिसगर सुन, तेरा जो लीडर है ना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जाके उसकी कब्र पे देख, 24 घंटे उसको सिक्योरिटी मिलती है। शेख अब्दुल्ला अपनी कब्र में महफूज नहीं है, वो तू कश्मीर की बात कर रहा है। और सुन, जब बुरहान वानी मारा गया था तो तेरे फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला था? हमारे बच्चे नौकरी के लिए नहीं मरते, कौम के लिए मरते हैं। अरे तुम लोग जब तक बुरहान वानी पैदा करते रहोगे, मातम बनाते रहोगे। और मैं लेफ्टिनेंट फयाज को सल्यूट करता हूं, लेफ्टिनेंट फयाज कश्मीरी मुसलमान, मैं उसको सल्यूट करता हूं, बार बार बोलता हूं। दिव्या को लीजिए, मैं चाहती हूँ आज महाभारत में कश्मीरी पंडितों की आवाज गूंजेगी। दिव्या राजदान को लीजिए, अशोक पंडित को लीजिए, ललित अंबरदार को लीजिए स्क्रीन पर। दिव्या, दिव्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चैनल में आना बंद हो जाएगा आपका। यहाँ पर बैठकर आतंकियों को बच्चे कहने वाले ये आंसू बहाएंगे? कोई आंसू नहीं है, ना ही कोई दर्द है। शेख अब्दुल्ला के घर से बोलिए। कौन मरा? फारूक अब्दुल्ला के घर से कौन मरा? अशोक जी बोलिए, अशोक जी बोलिए। महबूबा मुफ्ती के घर से कौन मरा? मैं सिर्फ कश्मीरी पंडितों को इस वक्त स्क्रीन पर ले रही हूँ। आजादी की अफीम पिलाते हो, इस्लाम के नाम पे गरीबों को मरवाते हो, शर्म करो कुछ, बेशर्म। दिव्या की आवाज नहीं आ रही है। दिव्या बोलिए, दिव्या की आवाज नहीं आ रही है। दिव्या को हम सुन नहीं पा रहे हैं। मैं सुशील जी के पास जा रही हूँ, सुशील पंडित के पास जा रही हूँ। सुशील जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सुशील जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुचरिता जी, यहाँ पर जी, सुचरिता जी, बैठकर आतंकी मारे जाते हैं तो उन पर आंसू बहाते हैं, आतंकी मारे जाते हैं तो उन्हें बच्चा कहते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकियों को बच्चा कहेंगे। देश ने बच्चा खोया है, देश ने बच्चा खोया है, तब इनकी जुबानें बंद है। सुचरिता जी, इन लोगों ने काम बांट लिए हैं। सुचरिता जी, कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, कुछ लोगों के हाथ में व्हाट्सएप ग्रुप है पत्थरबाजी के लिए, कुछ लोगों की जिम्मेदारी टेलीविजन पर आकर इन लोगों की पैरवी करना है, कुछ लोगों ने काम बांट लिया है हवाला करना है, कुछ लोगों ने काम बांट लिया है कि वहां पर और लोगों के दिमाग में जहर भरना है, नए आतंकवादी रिक्रूट करने हैं। ये इन लोगों ने काम बांट लिए हैं। इन सबका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है जिहाद। हमें अपने दिमाग में ये काम साफ कर लेना चाहिए। इन सब लोगों ने मिली भगत करके एक ही उद्देश्य पैदा कर लिया है अपने लिए और काम अलग अलग बांट लिए हैं। कभी कोई प्रवक्ता बन जाता है, कभी कोई चुनाव लड़ लेता है, कभी कोई ठेकेदारी कर लेता है, कभी कोई संगठन बना लेता है, कोई मौलवी बन जाता है, कोई मस्जिद चलाता है, कोई पथराव इकट्ठा करता है, कोई पैसों की लॉन्ड्री करता है। कश्मीर में एक पूरा का पूरा निजाम चल रहा है। उनमें से एक सरगना का दामाद अभी जज बनने जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग के नाखून करें। अजय पंडिता कश्मीर में उस लोकतंत्र को वहां पर जगा रहे थे, उसे बसा रहे थे, जिसके लिए भारत जाना जाता है, जिसके लिए भारत जाना जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े हुए, सरपंच के रूप में चुने हुए, उसी लोकतंत्र से दिक्कत है ना, उसी डेमोक्रेसी से दिक्कत है ना। सबसे बड़ी समस्या यही है, उसी डेमोक्रेसी से दिक्कत है। अशोक जी, आप बात करने नहीं देंगी तो वो पैर ना पसार ले कहीं लोकतंत्र। एक बात कही इन्होंने जी, ये जो मिसगर साहब और जो बाकी जो पाकिस्तानी एजेंट्स आपके चैनल में बैठे हुए हैं, मैं आपको बहुत खुलेआम बताना चाहता हूं, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता हूं, मैं जोर से नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसने अपना बेटा खोया है। सर वो स्क्रीन पर इन लोगों की वजह से। ये आतंकवादियों के रोटियों पे पलने वाले लोग हैं जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं और आके टेलीविजन पे बोलते हैं हम दुकानें चला रहे हैं। अरे दुकानें तो तुम्हारी चल रही है, पिछले 30 साल से करोड़ों रुपया तुम लोगों ने बनाया है।
बड़े बड़े महल तुम लोगों ने बनाए, हवाला तुम लोगों ने किया है, हिंदुओं को तुमने मारा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को तुमने मारा है, एक आम मुसलमान को तुमने मारा है, तुमने आतंकवाद का बिजनेस वहां पर खोल के रखा हुआ है। और तुम शर्म नहीं आती है? हमको बोलते हो, ललित को बोलते हो, सुशील को बोलते हो कि हम दुकान चला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तेरे को। और एक बात और सुचेता जी, मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूं, खुल के कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के सूडो लिबरल्स, कैंडल लाइट वाले, हैशटैग वाले, मुनव्वर राणा साहब कहाँ हैं? जावेद अख्तर साहब कहाँ हैं? कहाँ है सौरभ भास्कर? कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं हैशटैग चला रहे? मोमबत्तियां जला रहे? मेरे लिए ये उतने ही बड़े दुश्मन है देश के जितने की आतंकवादी है। उनसे नहीं बोला जाएगा सर। आज के दिन कहाँ बोलेंगे वो? आज के दिन कहाँ बोलेंगे? आज के दिन तो मुंह सिल गए हैं उनके। अमित रैना जी, आज के दिन तो मुंह सिल गए हैं, इसीलिए तो आज मैंने कहा कि आज यहाँ पर कश्मीरी पंडित बोलेंगे और वो सब बोलेंगे जो दिल में भारत को लेकर जीते। ये सारे पाकिस्तान के, ये सारे आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। एक कोट सूट जामा पहनकर आ जाते हैं, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाते हैं, मगर सोच में ये शायद उन आतंकवादियों से बदतर है। आतंकवादियों तो कम से कम आके गोली मार जाते हैं, ये आपको जहर दे देकर मारते हैं। एक वो मीठी छुरी है जो आप पे घोंपते जाते हैं और अपना मासूम चेहरा, मासूम मखौटा बनाकर पीछे मुस्कुरा रहे होते हैं आपकी मृत्यु पर, आपके हत्याओं पर। ये वो सपोले हैं जिनको आप दूध पिलाएंगे और आप ही को काटेंगे। दिल में इनके पाकिस्तान है, जबान पे मुझे नहीं पता क्या है, मगर दिल में इनके पाकिस्तान है और ये बहुत बड़ी समस्या है। द्वारकानाथ जी, मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ। आप सबको सुन रहे हैं, आप सबको सुन रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति महाभारत में यही कह रहा है कि वो आपका बेटा है, आपके अपने बच्चे की तरह है, और वही कहते हुए आपको नमन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आज इन लोगों को आप जवाब दें जो अभी भी इस पूरे मामले में, अभी भी कश्मीरी पंडितों के घर वापस लौटने पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। देख लीजिए बहन जी, एक बात मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा सा मजहब भी जानता हूँ, इस्लाम भी जानता हूँ, हिंदू धर्म भी जानता हूँ। बिल्कुल। हमारी गीता जी में लिखा है, न जायते मृते व कदाचित नायम भूता बैता व न भूया अजो नित्या शास्त्रो यम पुरानो। कहते हैं जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, यह हमेशा जिंदा रहती है। ये एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, ये मुसलमान लोग हैं वहाँ पर, मेरे भाई हैं, उनको मैं कहूँगा कि हदीस शरीफ है कि अगर पैगंबर साहब फरमाते हैं कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम को के साथ कोई दबाव डालोगे या उस पर कोई ऐसा सलूक करोगे जो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, रोज़ क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से वकील रहूँगा। मुझे फ़ख्र है कि पैगंबर साहब मेरे बेटे का रोज़ क़यामत के दिन इनके मज़हब के हिसाब से वकील होगा, जो इनके ख्यालों में नहीं होगा। तो इसलिए वो ये बात नहीं है कि मैं डरूँगा मेरा बेटा शहीद हो गया। बात एक है कि हमें जो कश्मीरी हैं, कश्मीर में सभी मुसलमान जो है वो आतंकवादी तो नहीं है। कश्मीर में कुछ चंद लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जो मिलिटेंसी की बातें करते हैं। वरना जब मेरा बेटा कल शहीद हो गया तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग ऐसे थे, मेरा गांव पूरा गांव था जिनको काफ़ी दुख हुआ। मगर मैं यही कहूँगा अब लास्ट में कि जो अब इनके बच्चे हैं, इनकी बीवी है, इनके बच्चे लड़कियां 2 है, छोटी कोई इनकम नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा इन पर भी इनका ख्याल रखे। क्योंकि अप टू दिस टाइम नो गवर्नमेंट एजेंसी केम टू मी, बट ओनली मेरे यार दोस्त वही आए, वहाँ पर भी था, वहाँ से मेरे साथ मुसलमान ही आ गए, उन्होंने ही यहाँ पर मुझे लाया, उन्होंने मेरी मदद की यहाँ पर। मगर आप जैसी शख्सियत ही कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का काम कर सकते हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, और किस तरह से वहां पर लोगों के साथ जुड़कर रहने की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति ये दिल से सोचेगा वही ये कर पाएगा, वही ये कर पाएगा। ललित जी, आखिरी वर्ड, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी। बोलिए ललित जी, बोलिए ललित जी।
ये मैं ये करना, मैं द्वारकानाथ जी से, मैं द्वारकानाथ जी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपने परिवार का अभी इजहार किया कि उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को समर्थन मिलना चाहिए। मैं उनको गुजारिश करता हूं और उनके द्वारा देश को, प्रधानमंत्री को गुजारिश करना चाहता हूं कि उनकी बीवी को प्लीज, उनके बच्चों को अगर नौकरी देनी है उसी शहर के अंदर, उसी कश्मीर के अंदर मत दीजिए, क्योंकि वहां पे जो लड़के लड़कियों को प्रधानमंत्री पैकेज के अंदर नौकरी दी गई है वो खतरे में है। मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि उनको जल्द से जल्द वहां से निकाल दिया जाए और कश्मीर जहाद की जो जंग हमने छेड़ी है, ललित जी, अजय पंडिता अपनी जान पर, अजय पंडिता लगातार कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम कर रहे थे, और अगर उन्होंने वो हौसला और हिम्मत दिखाया है, वो दिखाया है, तो उससे सीखेंगे कश्मीरी बच्चे, उससे सीखेंगे कश्मीरी बच्चे। मैं चाहती हूं कि आज अजय पंडिता ने जो कुछ किया अपने जीवन में, वो एक मिसाल है, वो एक मिसाल है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो दिल में भारत को लेकर चलेगा वही भारतीय है, वही भारतीय है। और इसीलिए मेरे पास महाभारत में आज इतना ही समय था सर, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन अजय भारतीय के साथ साथ मैं उनके पिता को भी नमन करूंगी। आज महाभारत में जुड़े और बहुत सी बातें हमारे से साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था।